हेलो बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एडोलसेंस के बारे में पढ़ा था। एडोलसेंस के कुछ फिजिकल चेंजेस पढ़े थे हमने, कॉग्निटिव चेंजेस पढ़े थे। हाँ, और क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिकल चेंजेस के पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को और फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एडोलसेंस, और ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए, व्हाट इज एडोलसेंस, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ जाए? 4 मार्क्स में आ जाए। कितने? 4 मार्क्स में। तो आप क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये बताया था, द टर्म एडोलसेंस, ये बताया था। द टर्म एडोलसेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। उसका नाम क्या था? एडोलसे। ये बताया था। मीनिंग टू ग्रो टू मेच्योरिटी, ये मैंने बताया था। इसका मीनिंग क्या था? टू ग्रो टू मेच्योरिटी। ओके, ये पहला पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट लिख देंगे। क्या लिखना था? मैंने बताया था कि, तो इसमें लिख देंगे एक पॉइंट, ये लिख देंगे, इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड। हाँ, इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड in person's life from चाइल्डहुड टू, ये चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड के बीच का गैप है। चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड के बीच का क्या होता है? ये गैप होता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे? इट हैज बीन अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज, मतलब ये एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें क्या कहते हैं कि रैपिड चेंज होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं सारी मैंने बता रखे हैं। साइकोलॉजिकली, फिजिकली, रैपिड चेंज, ठीक है, बोथ बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था। बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, ठीक है, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। और साथ में ही क्या कहते हैं कि द फिजिकल चेंजेस, द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड आर यूनिवर्सल, मतलब सब में ये चेंजेस होंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड आर यूनिवर्सल। ओके, अगला चौथा पॉइंट, ये एक टाइम और होता है, इट इज अ टाइम, इस टाइम लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, अपने माता पिता से अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज अ टाइम फॉर, या टाइम ऑफ, इट इज अ टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, सर्च फॉर आइडेंटिटी, लोग अपनी आइडेंटिटी खोजते हैं, अपने माता पिता से अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे बिगेन टू क्रेव, दे बिगिन टू, दे बिगिन टू क्रेव आइडेंटिटी, एंड नो लॉन्गर सेटिस्फाइड,
ठीक है। टू बी लाइक डियर पियर्स इन एवरी रेस्पेक्ट। मतलब ये बच्चे क्या होते हैं इस टाइम पे, अलग ही होना चाहते हैं। वो दुनिया से सोचते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ इस दुनिया में, और मेरी अपनी एक पहचान है, बाकियों से मेरी अलग एक अपनी पहचान है। इस टाइम पे लोग यही सोचते। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लिख सकते हैं 4 नंबर में, ये 4 पॉइंट्स, चार या, तो ठीक है। तो ये हमारे समझ में आ गया कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये पॉइंट्स हम लिख करके क्या कहते हैं कि पूरे 4 नंबर ले सकते हैं। ओके, तो अब हमारा क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जहां से हमने छोड़ा था पिछली वीडियो में, वहां से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन अगला क्या होगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इगोसेंट्रिज्म। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इगोसेंट्रिज्म। तो अब इसमें इगोसेंट्रिज्म के बारे में क्या लिखेंगे, ये समझने वाली बात है। हाँ, अगर चाहें तो हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। हाँ, तो चलो उसको अभी हम छोड़ देंगे, उसको बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एगोसेंट्रिज्म। एगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, देखो एगोसेंट्रिज्म सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो। ईगोसेंट्रिज्म मतलब हो गया, मींस सेल्फ फोकस, खुद पे ऊपर फोकस करना है बस। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या होता है, सेल्फ फोकस। ओके, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चिल्ड्रन, या जो भी बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे, सी द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ दियर ओन सेल्फ। ठीक है, जो बच्चे होते हैं इस टाइम पे, वो वर्ल्ड को अपने तरीके से देखते हैं। हाँ, एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, एंड आर नॉट एबल टू, एंड आर नॉट एबल टू appreciate others point of view। इस एज पे क्या होता है, इस एज पे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एगोसेंट्रिज्म होते हैं। एगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, एगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है एक ऐसा व्यू जिसमें क्या होता है कि लोग पूरी दुनिया को अपने टर्म्स पे देखते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं, अपने व्यू से देखते हैं। वो दूसरे के व्यू को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। ओके, यहाँ तक बात समझ आएगी, नहीं समझ आएगी? ओके, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया, द ईगोसेंट्रिज्म। हम्म, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लेते हैं। बॉयज टेंड टू मोर एगोसेंट्रिक देन गर्ल। बॉयज जो होते हैं वो ज्यादा एगोसेंट्रिक होते हैं गर्ल से ज्यादा। ओके, पार्टली बिकॉज दे सेंस
they sense they are often parental favorite and partly because of because they are given more privileges। ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो लड़के होते हैं ना, लड़के और एक लड़की को कंपेयर करें। जैसे ये लड़का है और ये लड़की है। हाँ, ये लड़की है, ये लड़का है। तो क्या होता है कि ये जो होगा ना, अगर मान लीजिए कि किसी एक ही चीज को लेकर के इसने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ए ने भी, और बी ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो ए सोचेगा कि मेरी बात तो ज्यादा सही है, ज्यादा सही है। और ये भी सोचेगा कि और इसकी बात को भी क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट भी करेगा। क्यों? दो रीजन है। एक तो पहली बात तो उसका पेरेंटल का फेवरेट होता है लड़कों का, कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ठीक है। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि दूसरा चीज और भी है, एक रीजन ये है कि लड़कों को कुछ ज्यादा ही प्रिविलेजेस मिली हुई है समाज में। इसकी वजह से भी क्या होता है कि इसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि वो अपने आप को, जो लड़के होते हैं वो ज्यादा समझते हैं कि हम क्या कहते हैं कि वो ज्यादा एगोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि वो लड़कियों से ज्यादा एगोसेंट्रिक होते हैं। इतना बात समझ आए नहीं समझ आए? ठीक है। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है। तो कहीं पे ज्यादा एगोसेंट्रिक होता है, कहीं पे कम होता है, तो थोड़ा सा अब आगे समझते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेविड एल्काइंड, ओके, अकॉर्डिंग टू डेविड एल्काइंड, एडोलसेंस डेवलप टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। एडोलसेंस क्या करता है? दो कंपोनेंट डालता है। एडोलसेंस डेवलप टू कंपोनेंट ऑफ एगोसेंट्रिज्म। क्या? एगोसेंट्रिज्म के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो। कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा लगभग 6 मार्क्स में। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आएगा इमेजिनरी ऑडियंस। पहला आएगा इमेजिनरी ऑडियंस। दूसरा पर्सनल फैबल। ये दो एगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट्स हैं। एगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं? एडोलसेंस में क्या कहते हैं कि दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं एगोसेंट्रिज्म के। वो कौन कौन से हैं? एक इमेजिनरी ऑडियंस और एक होता है पर्सनल फैबल। दोनों को समझते हैं, इमेजिनरी ऑडियंस क्या है और पर्सनल फैबल क्या है। दोनों को अलग अलग से लिख लेते हैं। ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस, पहला हेडिंग डालते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस। तो देखिए इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है। एडोल्स एडोलसेंस बिलीव दैट others are occupied others are occupied
with them as they are about themselves. They imagine that they imagine that people are always hmm, they imagine that people are always observing each and every behavior of them। मतलब देखिए इसमें क्या होता है ना, जो एडोलसेंट्स होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि, क्या कहते हैं कि कोई उन वो क्या कहते हैं कि, हाँ, एडोलसेंट्स बिलीव दैट अदर्स आर ऑक्युपाइड विद देम। मतलब कि क्या कहते हैं कि वो सोचते हैं कि उनके बारे में लोग सोचे जा रहे हैं। ठीक है। जितना वो उनके बारे में सोच रहे हैं उतना ही वो लोग उनके बारे में भी सोचते हैं, और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग हमेशा हमें क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं। वो कोई भी काम करने से पहले वो देख सोचते रहते हैं कि अच्छा ये हमें देख रहा होगा, या ये हमें देख रही होगी, और क्या कहते हैं कि ऐसे देख रही होगी तो इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सब में वो हमेशा रह जाते हैं। तो यही है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। ओके। अब सेकंड पार्ट आता है, इसी में सेकंड था। सेकंड का क्या नाम था? पर्सनल फैबल। अब समझते हैं पर्सनल फैबल क्या है। तो पर्सनल फैबल में लिखेंगे, इट इज एडोलसेंट्स इट इज एडोलसेंट्स सेंस ऑफ यूनिकनेस। क्या होता है कि इसमें एडोलसेंट्स अपने आप को यूनिक समझते हैं, कि हम दुनिया में यूनिक हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। ठीक है। इट टेक्स देम इट टेक्स देम थिंक दैट नो वन नो वन अंडरस्टैंड्स देम और देयर फीलिंग। इस टाइम में उनको लगता है कि कोई उनको समझता नहीं, कोई उनकी फीलिंग को नहीं समझता। ओके। यहां तक बात समझ रहे हैं, नहीं समझ? ठीक है। तो ये है, दो हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं कि दो एडोलसेंस के क्या पढ़ लिए हमने यहाँ पे। ये। और फिर इसमें क्या होता है मेन यहाँ पे। हम्म तो ये था एगोसेंट्रिज्म का जो पार्ट था, हमने बता दिया आपको कि ये कहते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म में क्या क्या होती है, क्या क्या नई चीजें होती हैं। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे बुक में भी क्या है, यही मैं बता रहा था। ये adolescents कैन ऑल्सो डेवलप a special kind of egocentrism। तो एडोलसेंस में क्या हो जाता है, एगोसेंट्रिज्म आ जाता है। एगोसेंट्रिज्म का मतलब मैंने अभी बताया था, सेल्फ फोकस। ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के आते हैं ईगोसेंट्रिज्म। एक पहला आता है, दो कंपोनेंट्स हैं, इमेजिनरी ऑडियंस। इसका मतलब मैंने बताया था, लोगों को लगता है, लोगों को मतलब बच्चों को लगता है कि उन्हें सब लोग नोटिस कर रहे हैं, सब लोग उनकी तरफ देख ही रहे हैं। तो ये होता है। हाँ।
और इसमें क्या है, पर्सनल फेबल में क्या होता है, बच्चा अपने आप को यूनिक समझता है और वो सोचता है कि कोई उसको दुनिया में समझने वाला नहीं है, उसकी बातों को कोई मानने वाला नहीं है। ये सारी चीजें आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द एडोलसेंट एगोसेंट्रिज्म। इमेजिनरी ऑडियंस इज adolescents believe that others are preoccupied with them, यानी कि लोग उनके उनके साथ में ही या उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। ये सारी चीजें बच्चे सोचते रहते हैं। ओके, एज दे एज दे एज आर अबाउट देमसेल्व्स, जितना वो उनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे मान लो ए एक पर्सन है, एक पर्सन बी है, जितना ए बी के बारे में सोच रहा है वो सोचते हैं कि बी भी हमारे बारे में सोच रहा होगा इतना। ओके, दे इमेजिन दैट पीपल आर ऑलवेज नोटिसिंग देम, वो सोचते हैं, देखो किस में लिखा हुआ है, इमेजिनरी ऑडियंस में लिखा हुआ है, कि वो सोचते हैं कि लोग उनको नोटिस कर रहे होंगे, एंड आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी बिहेवियर ऑफ दियर्स, और वो भी ये देखते हैं कि उनके सारे के सारे बिहेवियर को ये लोग नोटिस कर रहे हैं। ये भी वो सोचते हैं कि उनके सारे के सारे बिहेवियर को ये लोग नोटिस कर रहे हैं। ओके, इमेजिन अ बॉय हु थिंक्स दैट ऑल विल नोटिस इंक स्पॉट ऑन द शर्ट। तो इसका एग्जाम्पल भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो नंबर और अच्छे से मिलेगा। तो इसमें क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी भी बच्चे के इंक किसी भी बच्चे के शर्ट पे इंक गिर गई है, तो क्या होगा, फिर क्या कहते हैं कि वो हमेशा अब यही सोचेगा कि मेरे इस इंक के, मतलब कि जहाँ पे इंक पड़ा हुआ है इसको सारे लोग देख रहे होंगे। ओके, और वैसे ही एक लड़की जो होगी वो क्या कहते हैं कि अपने पिंपल्स को लेकर के हमेशा परेशान रहेगी। वो सोचेगी कि कितना क्या कहते हैं कि उसकी स्किन बैड है। हाँ, ऑल पीपल वुड थिंक हाउ बैड हर स्किन, क्योंकि कि उसको पिंपल हुआ है तो इस वजह से सब लोग उसके बारे में ऐसा सोचेंगे। जबकि ऐसा कोई सोचता नहीं है, लेकिन ये मतलब कि क्या कहते हैं कि ये एडोलसेंस के साथ में एक एगोसेंट्रिज्म के कारण ऐसा चीजें आ जाती है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा हमेशा सचेत रहते हैं। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो एक होता है, अभी तक हमने ये सीख लिया। आगे, इट इज दिस इमेजिनरी ऑडियंस विच मेक्स देम एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस। तो यानी कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कि कौन सा कंपोनेंट, विच कंपोनेंट ऑफ एगोसेंट्रिज्म, क्या क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन नया है आपकी। ओके, विच कंपोनेंट ऑफ एगोसेंट्रिज्म, विच कंपोनेंट ऑफ एगोसेंट्रिज्म which component of egocentrism makes them huh? which component of egocentrism makes them self, makes them का मतलब makes adolescents है, क्या बना देता है उन्हें, सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस किसकी वजह से होते हैं, तो आंसर होगा, सीधी सी बात है, पहला पहला क्या था, इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस की वजह से वो सेल्फ कॉन्शियस में आ जाते हैं बच्चे। इमेजिनरी ऑडियंस जो होती है वो बच्चों को किस में ला देती है, सेल्फ कॉन्शियस में। ओके, यहां तक बात समझ में आया। द पर्सनल फैबल इज अ पार्ट ऑफ द एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म। अब एक पर्सनल फैबल भी था, मैंने बताया था पर्सनल फैबल में बच्चा सोचता है कि वो यूनिक है। क्या सोचता है, उसके अंदर यूनिकनेस आ जाती है। एडोलसेंस सेंस ऑफ यूनिकनेस मेक्स देम थिंक दैट नो वन अंडरस्टैंड देम और दियर फीलिंग्स। जैसे एक बच्चा है, एक बच्ची है, एन एडोलसेंट गर्ल थिंक्स दैट none can sense of the hurt that she feels because of being betrayed by a friend। अब मान लीजिए कि कहते हैं कि अब दो सहेलियां हैं, ऐसे समझ लो, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये दो सहेलियां हैं। अब मान लीजिए कि एक सहेली ने किसी सहेली को धोखा दे दिया, तो फिर क्या होगा, फिर वो लड़की अब ऐसा सोच रही होगी कि मतलब कि जिसको मान लो कि बी को बिट्रे किया गया, बी को ही बिट्रे किया गया, तो जब इसको, तो अब ये बी ऐसा सोच रही होगी कि भाई मैं तो उसके साथ ऐसा नहीं की, या तो मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, और दुनिया में कोई नहीं है क्या।
तो वो अपने आप को यूनिक समझने लगते हैं। ओके, समझ आया ना? इट इज क्वाइट कॉमन टू हियर बाई एडोलसेंट टू से, सब लोग यही कहते रहते हैं आज भी, अगर किसी से बोलो, हाँ, द पेरेंट्स यू डोंट अंडरस्टैंड मी, अब बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि आप मुझे नहीं समझ सकते। ओके, टू रिटेन दियर सेंस ऑफ पर्सनल यूनिकनेस, दे मे वीव स्टोरीज, हाँ, filled with fantasy around them to create a world that is away from the reality। यानी कि जो पर्सनल फेबल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये उनकी डायरी के पार्ट होते हैं, हमेशा वो अपने बारे में वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, या तो मतलब कि एक अपनी एक कहानी बनाना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं कि वो सोचते हैं कि वो एक उनकी फंटेसी, मतलब कि एक अपनी वो ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं अपना, वो सोचते हैं कि हम ऐसा हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको एगोसेंट्रिज्म वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। मुझे लग रहा है कि आपको एगोसेंट्रिज्म वाला पार्ट क्या कहते हैं कि यहाँ से समझ में आ गया होगा। एगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट्स थे, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो भी बता दीजिए। एगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा था? इमेजिनरी ऑडियंस। दूसरा कौन सा था? पर्सनल फेबल्स। पहला कौन सा था? हाँ, क्या कहते हैं कि एडोलसेंस ऑफ ए, हाँ, एगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, ये बता दीजिए जल्दी से। सबसे पहले कौन सा था? हम्म, इमेजिनरी ऑडियंस। दूसरा, हाँ, और दूसरा कौन सा था? पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस में क्या सोचते थे? उसमें बच्चा क्या कहते हैं कि अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस हो जाता था। और दूसरे में क्या होता था बच्चा? दूसरे में पर्सनल फील, उसमें क्या कहते हैं कि यूनिक समझता था अपने आप को, हाँ, कि हर प्रॉब्लम के लिए मैं ही क्यों फंसता हूँ, यही सारी चीजें वो बच्चा सोचते लगता है। फिर एगोसेंट्रिज्म के बारे में हमने ये सारी बातें कर ली। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, तो इस वजह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। ओके।